हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मुद्रास्फीति की विभिन्न परिभाषाएं क्या हैं और मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के अर्थ को समझते हैं। तो यदि हम इसे सामान्य शब्दों में परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति एक ऐसी अवस्था है या एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो वस्तुओं के मूल्य होते हैं उनमें वृद्धि होती है और जो मुद्रा का मूल्य होता है उसमें कमी होती है। तो इस प्रकार से सामान्य या तीव्र गति से यदि मूल्य स्तर में वृद्धि हो रही हो तो उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। और हम जानते हैं कि जब मूल्य स्तर में वृद्धि होती है तो जो मुद्रा का मूल्य होता है उसमें कमी होती है। तो इस प्रकार से इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब यदि हम इसकी एक निश्चित परिभाषा की बात करें तो विभिन्न परिभाषाओं में बहुत ही अंतर पाया जाता है, अर्थात अर्थशास्त्री मुद्रास्फीति की किसी एक परिभाषा से सहमत नहीं थे। इसलिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया और मूल रूप से जो परिभाषाओं में अंतर आता है वह उसके कारण के आधार पे आता है कि अर्थात मुद्रास्फीति के कारण कौन कौन से होते हैं। तो यदि हम कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति को परिभाषित करें तो इसमें हम इन परिभाषाओं को दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसी परिभाषाएं हैं जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत पर आधारित परिभाषाएं हैं और दूसरी कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं, खास तौर से जो कीन्सियन परिभाषा है जो कि मांग के आधिक्य पर आधारित है। तो सबसे पहले हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत पर आधारित परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। तो हमने जब क्वांटिटी थियरी का अध्ययन किया था तब हमने देखा था कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर के बीच में आनुपातिक और प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, अर्थात जितनी मात्रा में मुद्रा की वृद्धि की जाती है उसी अनुपात में भी कीमत स्तर में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से जो मुद्रावादी अर्थशास्त्री थे उन लोगों ने यह माना कि मुद्रास्फीति जो है वो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने का परिणाम है। यदि मुद्रा की पूर्ति में मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होती है तो जो सामान्य कीमत स्तर है उसमें भी वृद्धि होती है। तो अब आइए इसके अंतर्गत कुछ हम निश्चित परिभाषाओं की बात करें। तो एक अर्थशास्त्री कैमरर थे जिन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति की अवस्था उस समय विद्यमान होती है जबकि एक ओर मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तथा दूसरी ओर वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अर्थात एक प्रकार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि मुद्रा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसके सापेक्ष जो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा है वह बहुत कम हो जाती है। तो मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण जो है अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है, जिसको कि हम मुद्रास्फीति की अवस्था कहते हैं। इसके अलावा क्राउथर ने कहा कि मुद्रास्फीति एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है अथवा वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। तो यहाँ पर क्राउथर मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच में संबंध के आधार पर मुद्रास्फीति को परिभाषित कर रहे हैं। तो हमने ये देखा भी था कि मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इस तरीके से मुद्रास्फीति को हम एक ऐसी स्थिति भी कह सकते हैं जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है क्योंकि सामान्य कीमत स्तर जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। अब मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि कीमतों में सुस्थिर व अविरत होने वाली वृद्धि मुद्रास्फीति है। यदि अर्थव्यवस्था में कीमतों में लगातार कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है तो उस फिनोमेना को मुद्रास्फीति का फिनोमेना कहा जाता है। तो इस तरीके से यदि हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो मुद्रास्फीति सामान्य रूप से कीमत स्तर में यदि निरंतर रूप से वृद्धि हो जाए तो उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। अब जो दूसरे वर्ग की एक परिभाषा है जो कि मांग आधिक्य पर आधारित है, जो मांग पक्ष पर आधारित है, उसके प्रमुख प्रतिपादक जो थे वो कीन्स थे। तो कीन्स ने यह माना था कि जो कीमत वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति जो होती है उसको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक होती है आंशिक मुद्रास्फीति और दूसरी होती है पूर्ण मुद्रास्फीति। तो
कीन्स ने कहा कि पूर्ण रोजगार से पूर्व की अवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से रोजगार तथा उत्पादन में वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के अनुपात में नहीं होती है। तो हमने जब पिछला लेक्चर डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा भी था किस तरीके से किनसे मानते हैं कि पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले यदि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन किया जाए तो कीमतों में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उत्पादन, रोजगार, आय इत्यादि में परिवर्तन होता है। तो उसी बात को किन्स यहाँ मुद्रास्फीति को परिभाषित करने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि यदि पूर्ण रोजगार से पहले यदि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जा रही है तो बहुत थोड़ा सा कीमत में वृद्धि होने की संभावना रहती है, तो इस स्थिति को वो आंशिक मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन जब कीन्स यह कहते हैं कि एक बार यदि पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त कर लिया जाए और उसके बाद मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाए तो इसके बाद कीमत स्तर में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्ण रोजगार बिंदु प्राप्त कर लेने के बाद उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता और पूर्ण रोजगार से पहले की स्थिति में यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो तो इसका परिणाम यह होगा कि निवेश में वृद्धि होगी और निवेश में वृद्धि होने के कारण उत्पादन, आय और रोजगार में भी वृद्धि होती है। तो इसके अर्थात पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले यदि एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि हो रही है तो एग्रीगेट सप्लाई में भी वृद्धि करना संभव होता है। तो इसकी वजह से जो मांग आधिक्य की समस्या है वह विद्यमान नहीं होती। लेकिन एक बार यदि पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त कर लिया जाए और उसके बाद मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जाए और उसके कारण जो मांग में वृद्धि होगी कुल मांग में, तो कुल मांग में वृद्धि होने के कारण या उसके परिणाम स्वरूप कुल पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि उत्पादन अपने उच्चतम स्तर पर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कुल पूर्ति के ऊपर कुल मांग का आधिक्य स्थापित हो जाता है, जिससे कि कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। तो इस स्थिति को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यदि एक बिंदु के बाद एग्रीगेट डिमांड या जो कुल मांग है वो एग्रीगेट सप्लाई से अधिक हो जाती है तो मुद्रास्फीति की अवस्था विद्यमान हो जाती है। इसको हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, जहाँ पर हमने एक्स अक्ष पर मुद्रा की मात्रा लिया है और वाई अक्ष पर रोजगार तथा मूल्य स्तर लिया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर नीली ब्लू कलर में एक लाइन खींची गई है, एफ रेखा है जो वो पूर्ण रोजगार रेखा, अर्थात ये प्रदर्शित कर रही है कि यह पूर्ण रोजगार का स्तर है। और यहाँ पर एक रेड कलर में एक और लाइन खींची गई है जो कि मुद्रास्फीति को प्रदर्शित कर रही है। तो जो एस पॉइंट यहाँ पर है, यदि इसको आप देखें या तो पूर्ण रोजगार बिंदु, अर्थात इसके ऊपर रोजगार को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो यदि हम देखें कि एक्स अक्ष पर हमने क्योंकि मुद्रा की मात्रा लिया है तो हम मुद्रा की मात्रा यदि पी से ई तक बढ़ाएं तो रोजगार में वृद्धि होती है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा बहुत मूल्य स्तर में भी वृद्धि होती है। लेकिन इस मूल्य स्तर में वृद्धि को कीन्स ने आंशिक स्फीति कहा और इसको उन्होंने कोई समस्या विशेष रूप से नहीं माना। लेकिन कीन्स ने कहा कि यदि एक बार यह जो स्तर जो एस है, अर्थात जो पूर्ण रोजगार का बिंदु यदि प्राप्त हो जाए तो इसके बाद यदि हम मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करें तो कीमत स्तर में बहुत तेजी से वृद्धि होती है और रोजगार या आय में वृद्धि करना संभव नहीं हो पाता है। तो यह बिंदु एक ऐसा बिंदु है कि इस बिंदु के बाद यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अधिक हो जाती है, जिसके कारण कि मांग आधिक्य के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति विद्यमान हो जाती है। अब आइए समझते हैं कि मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें इसके बहुत प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। कुछ मुख्य प्रकारों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसे होती है पहली वस्तुस्फीति, अर्थात जब उत्पादन में कमी के कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता कम हो जाती है लेकिन उनकी मांग यथावत बनी रहती है। तो इसके कारण सप्लाई में कमी के कारण जो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है उसमें वृद्धि होती है। एक दूसरी प्रकार की मुद्रास्फीति होती है जिसको साख स्फीति कहते हैं, अर्थात साख स्फीति एक ऐसी अवस्था जिसमें बैंकों के माध्यम से लोगों को उदार
बहुत ही उदार शर्तों पर अधिक से अधिक लोन दिया जाता है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में जो मनी सप्लाई है, मुद्रा की मात्रा है, उसमें वृद्धि हो जाती है। इसके कारण की कीमत स्तर में भी वृद्धि होती है। और इसके अलावा एक स्फीति होती है जिसको हम घाटा प्रेरित स्फीति कहते हैं। अर्थात सरकार जब बजट बनाती है तो उसमें जो उसका जो कुल एक्सपेंडिचर है, वह कुल एक्सपेंडिचर उसके कुल रेवेन्यू से या कुल राजस्व से जब अधिक हो जाता है तो वो जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है उसको पूरा करने के लिए सरकार हीनार्थ प्रबंधन की नीति अपनाती है, जिसको डिफिसिट फिनेंसिंग कहते हैं। तो डिफिसिट फिनेंसिंग के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, जिसके कारण की कीमत स्तर में भी वृद्धि होती है। एक मजदूरी प्रेरित स्फीति भी होती है, अर्थात ऐसे देश या ऐसे राष्ट्र जहाँ पर जो मजदूर संघ हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो वो अपनी मजदूरी दर में वृद्धि के लिए जब मांग करते हैं तो ऐसी दशा में जो वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वह मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि उत्पादन लागत मजदूरी दर में वृद्धि होने के कारण बढ़ जाती है। तो इस स्फीति को मुद्रा प्रेरित स्फीति भी कहा जाता है। एक लाभ प्रेरित स्फीति भी होती है, अर्थात कृत्रिम उपायों के द्वारा कीमतों को नीचे गिरने से रोका जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें यदि जो उत्पादन के साधन हैं उनकी कीमतों में कमी हो रही हो, लेकिन जो उत्पादक हैं वो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए अपनी वस्तुओं के मूल्य को कम नहीं करते हैं, तो इस परिस्थिति को हम लाभ प्रेरित स्फीति भी कहते हैं। और हमने मांग वृद्धि तथा लागत वृद्धि स्फीति के बारे में बात की थी कि यदि मांग का अधिक अर्थव्यवस्था में विद्यमान हो और सप्लाई कम हो तब भी कीमत स्तर में वृद्धि होती है। और इसके अलावा जो उत्पादन की लागत हो किसी कारणवश यदि बढ़ जाती है तब भी मुद्रास्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था में विद्यमान हो जाती है। एक और प्रकार होता है जिसको कि हम व्यापक तथा खंडित स्फीति कहते हैं। तो जब सभी वस्तुओं का मूल्य एक साथ बढ़े तो उसको व्यापक स्फीति कहा जाता है, लेकिन यदि कुछ विशेष वस्तुओं का मूल्य बढ़े तो उसको खंडित स्फीति के अंतर्गत रखा जाता है। एक स्फीति का प्रकार खुली ओपन या दमित सप्रेस्ड स्फीति भी है। और जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि बिना किसी रोक टोक के होने दिया जाए तो उस स्थिति को खुली स्फीति या ओपन इन्फ्लेशन कहा जाता है। लेकिन जब विभिन्न नीतियों के माध्यम से जो मूल्य स्तर में वृद्धि हो रही हो उसको रोका जाए तो उसको दमित स्फीति या सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहा जाता है। और इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें परिवर्तन की दर के आधार पर मुद्रास्फीति को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें हम जनरली मुद्रास्फीति को रेंगती हुई स्फीति या क्रीपिंग इन्फ्लेशन के रूप में बांटते हैं। उसके बाद चलती हुई स्फीति जैसे वॉकिंग इन्फ्लेशन, और दौड़ती हुई स्फीति या रनिंग इन्फ्लेशन, तथा छलांग लगाती हुई स्फीति या गैलोपिंग इन्फ्लेशन के रूप में विभाजित कर सकते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि ये जो सभी परिस्थितियां हैं वह कब विद्यमान होती हैं। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ देख रहे हैं जिसमें हमने एक्स अक्ष पर वर्ष को लिया है, विभिन्न समयावधियों को लिया है, और वाई अक्ष पर मूल्य स्तर में प्रतिशत वृद्धि को लिया है। तो मूल्य स्तर में प्रतिशत वृद्धि के माध्यम से हम यह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मुद्रास्फीति रेंगती है कि चलती है कि दौड़ती हुई है कि कूदती हुई है। तो यदि हम इस ग्राफ में देखें तो यदि मूल्य स्तर में जो परिवर्तन की दर है वह एक दशक में या 10 वर्ष में 10% है, अर्थात 10 वर्षों में जो मुद्रास्फीति है वो 10% या मूल्य स्तर 10% बढ़ जाता है। अर्थात इसको प्रति वर्ष में भी यदि हम देखें तो प्रति वर्ष में 1% से यदि बढ़ता है तो इस स्फीति को रेंगती हुई स्फीति या क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन इन्हीं 10 वर्षों में यदि मूल्य स्तर में जो परिवर्तन है वह 30% हो या वार्षिक आधार पर यह जो परिवर्तन है वो 3% हो तो इसको चलती हुई स्फीति या वॉकिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। लेकिन यदि एक दशक में मूल्य स्तर में 100% की वृद्धि हो जाए या एक वर्ष में 10% की वृद्धि हो तो ऐसी परिस्थिति को हम दौड़ती हुई स्फीति या रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और
यदि एक ही वर्ष में मूल्य स्तर में परिवर्तन 100% हो, या एक ही वर्ष में मूल्य में जो वृद्धि है उसमें 100% वृद्धि हो, तो ऐसी परिस्थिति को कूदती हुई स्फीति या गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखने को मिली थी, जहां पर जो मूल्य स्तर में जो वृद्धि थी वह एक ही वर्ष में 100% हो गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं और उनकी परिभाषाएं किन किन आधारों पर दी गई हैं, और इसके साथ साथ मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।